हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 1 हिस्ट्री का ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, इसके नोट्स। इससे पहले इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो हो चुकी है कवर ऑलरेडी, और बाकी इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं कवर कर चुकी हूँ, हमारे चैनल पर ही अपलोडेड हैं। दोनों वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। और हिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो है क्लास 7 हिस्ट्री प्लेलिस्ट, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और ज़रूर एक बार देख लीजिएगा उस प्लेलिस्ट को। उसमें आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे जितने भी हमारे चैनल पर कवर्ड हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इस पर इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी इस चैप्टर की, वही मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। चैप्टर तो हम समझ ही चुके हैं, तो अब हम नोट्स देखेंगे। तो देखिए, जो मैप अरब जियोग्राफर एल इड्रिसी एंड फ्रेंच कार्टोग्राफर, उन्होंने काफ़ी अच्छे से जो है स्केच दिया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है। और जो कार्टोग्राफी की साइंस होती है उसे डिफरेंट थी वो दोनों टाइम पीरियड्स में। अब हम बात करने वाले हैं न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। तो देखिए, हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी हमें हिस्ट्री पता चलती है, काफ़ी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में हमें पता चलते हैं। अभी जो हिंदुस्तान वर्ड है वो कहाँ से आया था? ये कॉइन किया था मिनहाज ई सिराज ने। ये क्रॉनिकलर थे जिन्होंने पर्शियन में लिखा था, हु रोट इन पर्शियन और फॉर एरियाज़ अराउंड पंजाब हरियाणा, उन एरियाज़ के लिए जो पंजाब और हरियाणा के आसपास मिलते हैं, और वो लैंड्स जो गंगा एंड यमुना के बीच में है। फिर बावर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द सब कॉन्टिनेंट अलॉन्ग विद इट्स फ्लोरा एंड फौना, और बावर ने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया था पूरे सब कॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए फ्लोरा और फौना के साथ, ठीक है। तो अब 14th सेंचुरी के पोइट की भी बात कही गई है कि जो आमिर खुसराऊ थे, 14th सेंचुरी के पोइट थे, कवि थे, उन्होंने पहली बार वर्ड हिंद का यूज़ किया गया था, ठीक है। हिंदी में जो टर्म है हमारी परदेसी, परदेसी का मतलब होता है कोई अजनबी या बाहर का, है ना। तो इसे डिस्क्राइब कर, इसका मतलब है एलियन, और पर्शियन में इसको बोला जाता है अजनबी, ठीक है, जैसे हम ना जानते हो। अब हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज के बारे में देखेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन है मेडिवल पीरियड की, वो डिराइव करती है दो सोर्सेज से, एक आर्कियोलॉजिकल और एक लिटरेरी। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल होते हैं हमारे पास, उनमें आते हैं हमारे मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, कॉइन्स, टर्म्स, ऑर्नामेंट्स, पेंटिंग्स, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, तो ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जितने सारी मॉन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल्स हैं, कॉइन्स हैं, टर्म्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, इन्हीं से हमें पता चलता है कि पहले क्या क्या कैसे कैसे हुआ करता था। सिंस पेपर बिकम अवेलेबल इन गुड क्वांटम, a lot of written accounts in the form of chronicles, autobiographies, फरमान्स and accounts of foreign travelers is available from this period in Persian and Arabic। अब पेपर जो है बनने लगे थे अच्छे क्वांटिटी में, तो क्या था, बहुत सारे अकाउंट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ऑटोबायोग्राफी, क्रॉनिकल्स, फरमान, इन सब के रूप में, ठीक है। तो ये हमें अवेलेबल मिल जाती हैं, हमें मिल जाती हैं, ठीक है, फ्रॉम दिस पीरियड। और किस भाषा में है? पर्शियन और अरेबिक। अब न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1750, इनके बीच की जितनी भी 1000 ईयर की स्टडी है, वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज चैलेंज है हिस्टोरियन के लिए, लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट ओकर्ड ओवर दैट पीरियड, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी आए थे इस पीरियड में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बदली, लोगों ने नई नई चीज़ें करना सीखा, ठीक है, कुछ इन्वेंशंस करी, तो इसी वजह से इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। अब मतलब काफ़ी चेंजेस आ रहे थे, ये 1000 ईयर्स में तो बहुत चेंजेस आ जाते हैं ना। तो काफ़ी पीरियड जो था काफ़ी ग्रेट मोबिलिटी का था। एक ऐसा ग्रुप के बारे में बात की गई है, राजापुत्र। दूसरा ग्रुप था वेरियर्स का ग्रुप मराठा, सिख, जाट, अहोम्स और कायस्थास, ये सारे के सारे वेरियर्स के ग्रुप में आ जाते हैं। थ्रू आउट द पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, चैलेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। अब फॉरेस्ट में जो रह रहे थे उन्हें दूसरी जगह भी माइग्रेट करना पड़ता था। क्या होता था कि अब वो एक जगह रह रहे हैं, अब वहाँ के सारे उन्होंने एनिमल किल करके खा लिए, या फिर वहाँ किसी भी चीज़ की कमी पड़ गई तो उन्हें दूसरे फॉरेस्ट जाना पड़ता था। तो पूरे पीरियड में ऐसा हुआ करता था, ठीक है। एज सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशिएट, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सबकास्ट। अब पहले ये जाति वगैरह नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लोग क्या बने, सोसाइटी जो थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करने लगी लोगों को, और ग्रुप कर दिए गए जातीज वगैरह में, सब कास्ट में, एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस। फिर उनको बोला जाने लगा कि अगर तुम ये काम करते हो तो तुम मतलब उन्हें रैंक किया जाने लगा, जज किया जाने लगा उनके बैकग्राउंड्स पे, ठीक है।
और वो जो काम करते हैं उस पे अगर कोई अच्छा काम करता है तो उससे अच्छा माना जाने लगा। इस तरीके से जाति वगैरह कास्ट सिस्टम शुरू हुआ। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, उस समय रैंक्स जो थी परमानेंटली फिक्स नहीं थी, एंड वेराइड अकॉर्डिंग टू पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द मेंबर्स ऑफ द जाति। अब किसी भी जाति के लोग अगर उनमें पावर है या वो काफ़ी पावरफुल है तो उन्हें उसी हिसाब से रैंक्स दी जाती थी। रीजन एंड एम्पायर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लार्ज स्टेट्स थे, जैसे चोलास, तुगलक, मुगल। इनके a Sanskrit Prashasti that praises Delhi Sultan Balban tells that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and included all of South India Dravid। तो देखिए एक संस्कृत की प्रशस्ति है जो प्रेज करती है, तारीफ करती है दिल्ली के जो सुल्तान बालबन थे उनके बारे में, कि वो एक जो रूलर थे काफ़ी ज़्यादा बड़ा उनका पूरा एरिया था, जो कि बंगाल से लेकर अफगानिस्तान की गजनी तक जो है ईस्ट की साइड जो है वो स्ट्रेच हो गया था। ठीक है, देखिए बंगाल ईस्ट की साइड है और जो गाजनी है अफगानिस्तान में वो वेस्ट में है। तो वो पूरा का पूरा साउथ इंडिया उनके किस में था, उनके ही अंडर था। किन के अंडर था? दिल्ली सुल्तान बालबन के अंडर था, अल्बान के अंदर। उसके बाद देयर वर कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस स्टेट्स। अब बहुत सारे जो है क्या होती थी, लड़ाइयाँ वगैरह हुआ करती थी अलग अलग स्टेट्स के बीच में। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन 18th सेंचुरी इट लेड टू द री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। और फिर जब 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर वीक पड़ गया था तो फिर नए स्टेट्स के नए जो है खुद ही लोग आने लगे, खुद ही अलग अलग ग्रुप्स आने लगे, उनके नए नए स्टेट्स बन गए। तो यही है कि 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर वीक हो गया था। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स की बात करें तो रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली एसोसिएटेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। ठीक है, तो रिलीजन जो हुआ करता था वो एसोसिएट करता था कि उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किसी का सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। उसके बाद आता है It was during the period that important changes occurred in the religion. It included the worship of new deities, construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmins in the Hindu religion. तो इसमें बताते हैं कि कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं। फिर क्या होता है कि देखिए अब ये इस पीरियड में ये भी चेंज बहुत इंपॉर्टेंट था जो रिलीजन में आया था। क्या हो रहा था कि लोग नए नए यहाँ वर्कशिप हो जाएगा, ठीक है, नए नए डीटीज़ के यानी जो उनके नए नए भगवानों की पूजा करते थे वो अपने अलग भगवान माना करते थे। फिर जो है राजा महाराजा जो चोलास पंडित वगैरह थे उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स का भी कंस्ट्रक्शन किया था और धीरे धीरे ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई हिंदू रिलीजन में। फिर नॉलेज ऑफ संस्कृत हेल्प ब्राह्मण्स टू अर्न रिस्पेक्ट। अब जिसको संस्कृत आती वो थोड़ा रिस्पेक्ट अर्न कर लेता था, तो जो ब्राह्मण थे उन्हें संस्कृत आती थी तो संस्कृत का नॉलेज थी ब्राह्मण को, उनसे उनको रिस्पेक्ट मिल जाया करती थी। इस्लाम वाज पैट्रोनाइज्ड बाय मैनी रूलर्स, इस्लाम वगैरह आए। ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड्स की बात करते हैं। द ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। अब ब्रिटिश के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस जो थे लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। द लाइफ ऑफ हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स एंड अर्ली एम्पायर वाज कॉल्ड अर्ली सोसाइटीज। द ग्रोथ ऑफ imperial स्टेट फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वाज कॉल्ड medieval period. The last era was called modernity, which carried a sense of material progress and intellectual development. तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि उन लोगों ने क्या देखा कि उन लोगों ने कैटेगराइज किया है, हर पीरियड को कैटेगराइज किया है। उन्होंने देखा है कि कैसे पहले धीरे धीरे जो है डेवलप हुआ है ये पूरा सब कॉन्टिनेंट, तो उन्होंने उस हिसाब से देखा। पहले जो थे हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, फार्मर्स हुआ करते थे, तो ये बहुत पहले की बात है। अर्ली एम्पायर्स, ये जो है इन्हें अर्ली सोसाइटीज़ का नाम दिया गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे स्टेट बनने लगे। हिंदुइज्म जो रिलीजन थे वो बहुत पहले नहीं थे, फिर बाद में रिलीजन आते हैं। हिंदुइज्म और इस्लाम जो है मेजर रिलीजन थे, और फिर धीरे धीरे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो इसको कहा गया मेडिएवल पीरियड। तो हमने देखा अर्ली पीरियड, अर्ली सोसाइटीज़ क्या थी, अर्ली पीरियड ये था कि जब हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, अर्ली फार्मर्स हुआ करते थे, अर्ली एम्पायर्स, तो ये सारे अर्लियर सोसाइटीज़ थी। फिर मेडिएवल पीरियड कौन सा हुआ कि जब इस्लाम वगैरह और जो हमारे मतलब हिंदुइज्म में इस्लाम जो रिलीजन्स जो पाने लगे और जब स्टेट्स की फॉर्मेशन होने लगी। फिर जो
मॉडर्निटी वाला लास्ट एरा था, उसे को मॉडर्निटी कहा गया क्योंकि उसमें क्या है, धीरे धीरे ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई, ठीक है, और डेवलपमेंट होने लगा। तो ये लास्ट एरा था मॉडर्निटी का। तो ये हिस्टोरिकल पीरियड्स की हमने बात कर ली कि कौन कौन से पीरियड्स आए। तो इन्हें 3 पीरियड्स में ऐसा डिवाइड कर दिया गया है ब्रिटिशर्स द्वारा। तो ये आपका पूरा चैप्टर था, उसके नोट्स थे। एंड आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।